1.5 करोड़ की आबादी वाले शहर बेंगलुरु में एक मिडिल क्लास फैमिली भी रहती थी। श्रीरामपुरा लोकेलिटी के स्वतंत्र पाले एरिया में काफी सीधी सादी फैमिली थी। इसमें माँ बाप और एक बेटी थी। घर के मुखिया गोपाल परिवार चलाने के लिए टाइल्स लगाने के काम करते थे और माँ हाउस वाइफ थी, जिनकी बेटी यामिनी प्रिया बाई नेचर शांत खुशमिजाज और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। यामिनी का सपना बचपन से ही एक डॉक्टर बनना था और जिसके लिए वह लगातार दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन यामिनी ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा काल दस्तक देगा जो इसके सपने को ही नहीं छीनेगा बल्कि उसके इस हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। यह केस हमें दिखाया कि कैसे बाकी केस की तरह पुलिस के द्वारा की गई लापरवाही ने न सिर्फ एक परिवार से उनकी बेटी को छीन लिया, बल्कि एक सपने को, एक जीती जागती उम्मीद को समाप्त कर दिया और हमारे देश की सभी महिलाओं के विश्वास को भी तोड़ दिया। यह केस बेंगलुरु के श्री रामपुरा एरिया का है, जहां 16 अक्टूबर को यामिनी अपने घर से यह कहकर निकली थी कि आज उसका एग्जाम है और इसलिए वह थोड़ा जल्दी जा रही है। नारगोंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी से बी फार्मा की पढ़ाई कर रही यामिनी उस दिन अपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रही थी। लेकिन यामिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस घर से वह एग्जाम देने जा रही है, उस घर के दहलीज पर वह कभी दोबारा कदम नहीं रख पाएगी। उस दिन करीब दोपहर 12 बजे यामिनी ने अपने पिता को कॉल करके बताया कि उसका एग्जाम खत्म हो गया है और वह घर के लिए निकल रही है। एंड यही वह आखिरी बार था जब यामिनी की बात उसके पिताजी से हुई थी। एग्जाम खत्म करने के बाद ग्रीन लाइन में ट्रॉली और मंत्री स्क्वायर सैम्पेज रोड स्टेशन पर उतरकर अपने घर की तरफ वॉक करने लगी। दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस ने यामिनी के पिता को कॉल करके बताया कि उनकी बेटी मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे वाले एरिया में इंजर्ड मिली है। घबराई हुई हालत में यामिनी के पेरेंट्स जब उस लोकेशन पर पहुंचे तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी 20 साल की बेटी उसी जगह पर मृत हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसका गला किसी चाकू से बुरी तरह से काटा गया था और चेहरे पर भी तेज धार चाकू से बार बार वार किया गया था और उसके चेहरे पर एक लाल कलर का पाउडर छिड़का गया था। यामिनी के फादर ने बताया कि उसकी हत्या के पीछे उन्हीं के पड़ोसी विघ्नेश का हाथ है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत विघ्नेश को ढूंढना शुरू कर दिया और पुलिस की एक टीम सीधा विघ्नेश के घर पहुंची। लेकिन विघ्नेश के घर गेट पर लगे ताले को देखकर पुलिस को यह कंफर्म हो गया था कि यह काम उसी का है। नॉर्थ डिवीजन के डीसीपी नीमा गॉर्ड ने इन्वेस्टिगेशन को फास्ट करते हुए पुलिस की अलग अलग 3 टीम बना और विघ्नेश की हर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए बोला और मात्र 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने विघ्नेश को उसी के एक दोस्त हरीश के घर से अरेस्ट कर लिया। बट इस केस को थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। श्रीरामपुरा लोकेलिटी के स्वतंत्र पाले एरिया में रहने वाली यामिनी प्रिया बचपन से ही अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यामिनी का सपना बचपन से ही एक डॉक्टर बनना था। MES कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस से PUC यानी कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्स को 93 मार्क्स के साथ कंप्लीट करने के बाद उसने 2 साल नीट एग्जाम की भी तैयारी करी। लेकिन जब उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तब उसने बिना समय गंवाए बाना शंकर एरिया में पढ़ने वाले नारगुंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले लिया। यामिनी की पूरी जिंदगी कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक ही सीमित थी। एंड बाय नेचर वह बहुत ज्यादा हेल्पिंग, कम बोलने वाली और सभी के साथ अच्छा बर्ताव करने वाली लड़की थी। शी वॉज वेरी गुड बॉर्न एंड वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। यामिनी की जिंदगी एकदम सही ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में काल बनकर आए विघ्नेश ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी में एकदम अंधेरा कर दिया हमेशा के लिए। यानी कि घर के सामने वाले घर में रहने वाला विघ्नेश 28 साल का लड़का, जो कि बाई नेचर बहुत ही जिद्दी, गुस्से वाला और आवारा किस्म का लड़का था। और इस पूरी कहानी की शुरुआत एक नॉर्मल सी बातचीत से हुई थी। एंड एक पड़ोसी होने के नाते यामिनी ने भी विघ्नेश से थोड़ा बहुत बात करना शुरू कर दिया था। विघ्नेश यह कहकर बात करता था कि वो उसके भाई की तरह है एंड उसके होते हुए उसे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बातचीत को विघ्नेश कुछ और ही समझने लगा था। विघ्नेश यामिनी को पसंद तो करता ही था, बट उनके बीच में हुई बातचीत की वजह से अब वह यामिनी के बीच में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगा था। धीरे धीरे विघ्नेश यामिनी को कॉलेज छोड़ने के बहाने से उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया। विघ्नेश उसे हर टाइम स्टॉक करता एंड उसके मोबाइल पर बार बार कॉल करता और उसे मिलने के लिए भी फोर्स करता। इनफैक्ट विघ्नेश ने व्हाट्सएप पर मिशन यामिनी प्रिया नाम से एक ग्रुप बनाया और उसमें वह यामिनी के बारे में ग्रुप के मेंबर से पूछता रहता था। वो कहाँ जाती है, वो उसका इस टाइम क्या लोकेशन है, मतलब कि विघ्नेश यामिनी पर इस ग्रुप के माध्यम से उस पर भरपूर नजर रख रहा था। हालांकि इस बात की क्लियरिटी अभी नहीं हुई है कि इस ग्रुप में जो भी मेंबर थे वो एक्चुअली में यामिनी के ही फ्रेंड थे।
जिनके थ्रू विघ्नेश यामिनी का लोकेशन पता करता था, या फिर वह विघ्नेश के ही यार दोस्त थे जो यामिनी पर हर टाइम नजर रख रहे थे एंड विघ्नेश को उसके बारे में बताते भी थे। विघ्नेश का यामिनी के प्रति लगाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने इस बारे में अपने घर वालों को भी बता दिया था, जिसके बाद विघ्नेश की फैमिली यामिनी के यहाँ शादी का रिश्ता लेकर भी पहुंच गए थे। बट अनसरप्राइजली यामिनी के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए सरासर इनकार कर दिया। रिश्ते के लिए न होने के बाद विघ्नेश का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और अप्रैल में कारका फेस्टिवल के दौरान विघ्नेश ने जबरदस्ती यामिनी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया था और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यामिनी अब उसकी वाइफ है। इसके जवाब में यामिनी ने इस मंगलसूत्र को तोड़कर फेंक दिया और इस बारे में अपने फैमिली को बताया। 22 अप्रैल 2025 को यामिनी के पेरेंट्स ने इस बारे में इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को बताया और साथ ही बताया कि विघ्नेश उनकी बेटी को हर टाइम स्टॉक करता है और उसे हरास भी करता है। इस वे स्टेशन की लेडी सब इंस्पेक्टर ने यामिनी के घर वालों को यह भरोसा दिलाया कि वह इस बात के लिए विघ्नेश को अच्छा खासा लेसन देंगे। पुलिस ने विघ्नेश को समन भेजते हुए उसे थाने में आने के लिए बोला और उसे वार्निंग भी दी। उसने पुलिस ने बोला कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत करी तो वह उसे जेल में डाल देंगे। जिसके रिस्पॉन्स में विघ्नेश ने यह वादा करा कि वह आज के बाद यामिनी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ यामिनी के पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि विघ्नेश के खिलाफ एफआईआर हो और उसकी जिंदगी खराब हो, इसलिए उन्होंने भी इस विघ्नेश की बातों पर भरोसा करते हुए इस केस को रफा दफा करा दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह वह स्टेटमेंट है जो पुलिस ने इस इंसिडेंट के बारे में मीडिया को बताया था, पर असल में सच्चाई कुछ और ही थी। विघ्नेश ने इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद तक यामिनी को तंग नहीं किया और न ही यामिनी अपने घर वालों को विघ्नेश के बारे में कुछ बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले उसकी वजह से परेशान हों। लेकिन यामिनी के पेरेंट्स के अनुसार उन्हें विघ्नेश की हरकतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए यामिनी के पिताजी अक्सर उसे कॉलेज से पिक और ड्रॉप किया करते थे। 16 अक्टूबर 2025 को एग्जाम वाले दिन यामिनी अकेले ही घर से कॉलेज चली गई थी और उसी दिन मौका देखकर विघ्नेश ने मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे वाले रास्ते पर यामिनी के साथ बात करने के लिए फोन किया और जब यामिनी ने उसे इनकार कर दिया तो तब उसने एक चाकू से यामिनी के गले को काट दिया। यामिनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता इससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। एटोप्सी रिपोर्ट से यह कंफर्म हो गया कि विघ्नेश ने उसके चेहरे पर पहले लाल मिर्च पाउडर फेंकी और एक तेज धार चाकू से उसके गले को रौंद दिया। उसके बाद उसने उसी चाकू से यामिनी के चेहरे पर बार बार वार किया और घटना को अंजाम देने के बाद वह वहां से भाग गया। वहां से भागने के बाद वह अपने दोस्त हरीश के घर जाकर छुप गया था, लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने विघ्नेश के ऊपर बीएनएस सेक्शन 103 यानी कि मर्डर और सेक्शन 78 यानी कि स्टॉकिंग के चार्जेस लगाए। एज ऑफ नाउ विघ्नेश और हरीश दोनों पुलिस के गिरफ्त में हैं एंड उन्हें मजिस्ट्रेट के आगे पेश करने के बाद ट्रायल होने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें क्या सजा मिलेगी। यहाँ पर पुलिस वालों ने बहुत ही फास्ट तरीके से इस केस पर एक्शन लिया और एक दिन के अंदर में ही उन्होंने यामिनी के कातिल को पकड़ लिया। लेकिन मेरा सवाल उन चंद पुलिस वालों से है जिन्होंने इनिशियल रिपोर्टिंग के दौरान ही क्यों नहीं विघ्नेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। अकॉर्डिंग टू बीएनएस सेक्शन 78 कोई भी आदमी अगर किसी वुमन को पीछा करता है या उसे कांटेक्ट करता है बिना उस वुमन के परमिशन के तो यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर लाई करता है, जिसके तहत स्टॉक करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ उसे जेल में भी डाला जाना चाहिए। लेकिन इस केस में ना ही एफआईआर लिखी गई और ना ही विघ्नेश को जेल में डाला गया, उसे बस वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, क्योंकि एक हाईली इन्फ्लुएंशियल स्टेट के मिनिस्टर ने विघ्नेश को इस चीज के लिए सपोर्ट किया था। पुलिस को उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखने को बोला और इस केस को रफा दफा करा दिया। और तो पुलिस ने विघ्नेश के प्रीवियस रिकॉर्ड को भी चेक करने की जरूरत नहीं समझी। विघ्नेश के ऊपर पहले से ही केस दर्ज है और सिटी मार्केट पुलिस ने उसे कोविड-19 के दौरान फेक पुलिस वाला बनकर लोगों से पैसा वसूलने के आरोप में गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसके रिकॉर्ड को चेक नहीं किया, क्योंकि पुलिस ने बाकी केसेस की तरह इस केस को भी हल्के में लिया था और जिसका अंजाम यामिनी को और उसके परिवार वालों को भुगतना पड़ा। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार स्टॉकिंग के मामले पूरे देश में हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन यह सब पता होते हुए भी इन सब मामलों में इतनी लापरवाही क्यों? पुलिस इन सभी सारे प्रोसीजर को टाइमली फॉलो क्यों नहीं करती है? आखिर क्यों कुछ हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग इन क्रिमिनल्स का साथ देते हैं?
लेकिन इस बात से अब शायद किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन माँ बाप का क्या जिन्होंने अपनी 20 साल की बच्ची को खो दिया। इसके लिए बिगनेस को तो सजा मिलेगा ही, बट क्या अब कोई भी सजा यामिनी को वापस ला पाएगी?